हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी वॉइस आ रही है आपको। स्वागत है आपका भरपूर मेरे इस चैनल में। हमारा जनरल साइंस में रेस्पिरेशन सिस्टम हमने पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेस्पिरेशन सिस्टम से संबंधित सारे अंग देख लिए थे कि श्वसन तंत्र क्या होता है और उसके कौन कौन से अंग होते हैं और कौन कौन से अंग श्वसन तंत्र में हमारी भूमिका निभाते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम पिछला रिवीजन कर लेते हैं कि पिछला हमने पढ़ा क्या है। तो हमारा श्वसन तंत्र चल रहा है। श्वसन तंत्र, ठीक है। अब श्वसन तंत्र क्या होता है? तो श्वसन क्या होता है? श्वसन हमारे जीवन की वो एक प्रणाली होती है जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है। हमने देख लिया था कि श्वसन हमारे जीवन की वह प्रणाली है जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करती है। तथा इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन को लेते हैं तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ते हैं। फिर हमने श्वसन के मुख्य अंग देख लिए थे कि श्वसन के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं। तो पहली संरचना मिलती है हमें नाक, फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकियल, फिर लंग्स एवं लास्ट में एल्वोलाई। नाक हमारी जो नाक होती है उसके क्या कार्य होते हैं? तो उसमें मुख्य रूप से दो संरचनाएं मिलती है। पहला जो बाल, वो हमने जो ऑक्सीजन ली है उसको फिल्टर करता है, यानी कि साफ करता है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फिर नाक में दूसरी संरचना मिलती है श्लेष्मा, जो तापमान का नियंत्रण करती है, ठीक है। फिर छींक का आना, हमारे श्लेष्मा पर कुछ डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं जिसकी वजह से हमें छींक आती है, बलपूर्वक वायु को बाहर फेंकना। फिर उबासी, ये उबासी का कारण कब होता है? जब हमारे शरीर में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारा शरीर बलपूर्वक वायु को ग्रहण करता है, तब हमें उबासी आती है, ठीक है। फिर फेरिंग्स में मुख्य दो संरचनाएं मिलती है, नेजोफेस यानी कि नासाग्रसनी और कंठग्रसनी और ट्रेकिया, तीनों का कॉमन मार्ग होता है। फिर उसके बाद साउंड बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है, और उसके बाद ट्रेकिया जिसमें सेमी सर्कल छल्ले बने हुए होते हैं, अर्ध गोलाकार, जो हमारी बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। इतना हमने देख लिया था। उसके बाद ब्रोंकाई और ब्रोंकियल, जो ट्रेकिया दो शाखाओं में आगे जाके बैठ जाता है, एक दाएं फेफड़े में मिल जाता है और एक बाएं फेफड़े में मिल जाता है। फिर फेफड़े पे आ गए तो फेफड़े भी हमारे शरीर में दो होते हैं, एक दायां और एक बायां। उन फेफड़ों में एल्वोलाई होते हैं, यानी कि वायु के थैले होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है, और प्रतिदिन एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 6 लीटर ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। वो 6 लीटर ऑक्सीजन का संचरण करते हैं, ये हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं आज कि श्वसन कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि श्वसन के प्रकार कितने होते हैं।
आज हम शोषण के प्रकार देख लेते हैं कि शोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो मुख्य रूप से हमारा जो मानव का श्वसन है वो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया ऑक्सी श्वसन और दूसरा हो गया अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी रेस्पिरेशन और अनऑक्सी रेस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन, श्वसन। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, अनुपस्थिति में होता है। इसमें कोई उत्पाद नहीं बचता है, सीधा ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी हमें ऊर्जा मिलती है। 38 एटीपी के रूप में हमें हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, हमारे ब्लड में घुल जाती है और इसमें उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। और वो लैक्टिक अम्ल हमारी जो मसल्स होती है, हमारी मांसपेशियां होती है, हमारी मांसपेशियां दो प्रकार की होती है, एक तो जो लाल मांसपेशियां होती है वो, और एक सफेद मांसपेशियां होती है। जो सफेद हमारी जो मांसपेशियां होती है उनमें ये लैक्टिक अम्ल मिल जाता है जो हमारे शरीर में थकान का कारण बनता है। ये सफेद मसल्स में मिल जाता है, ये सफेद मांसपेशियों में मिलता है तथा हमारे शरीर में थकान का कारण बनता है, तथा थकान का कारण बनता है। ठीक है, और अनॉक्सी श्वसन मनुष्य में भी होता है और पौधों में भी होता है। इसमें उत्पाद लैक्टिक अम्ल मिलता है और जब पौधों में अनॉक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पौधों में ग्लूकोज टूटता है तो उनमें इथाइल एल्कोहल बनता है जो पौधों में थकान का कारण होता है, और मनुष्य में लैक्टिक अम्ल बनता है तो वो मनुष्य में थकान का कारण होता है। तो आज हम विस्तार से ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन को देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का दहन किया जाता है और उत्पाद के रूप में कुछ नहीं बचता है और हमें 38 एटीपी ऊर्जा का संचरण होता है। पहले देख लेते हैं अनॉक्सी श्वसन को कि अनॉक्सी श्वसन, सॉरी ऑक्सी श्वसन क्या होता है, फिर अनॉक्सी श्वसन पाएंगे। पहला है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का दहन किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का दहन किया जाता है, उपस्थिति में क्या क्या लिखा रहा आज तो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का दहन किया जाता है, दहन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है
तो इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं, ऑक्सीश्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में 38 एटीपी का 38 एटीपी का उत्पादन होता है। हमें ऊर्जा के रूप में 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है श्वसन से, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तब हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है, जो हमारे दैनिक कार्यों में सहायक होती है, तथा सह उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं बचता है। इसमें सह उत्पाद कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब कैसे होती है ऑक्सीशोषण, अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे ग्लूकोज का दहन होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, C6H12O6। ये ग्लूकोज प्लस 6 अणु ऑक्सीजन के टूटते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ग्लूकोज का दहन होता है तो ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। ठीक है, तब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं, उसके बाद जल बनता है, 6 अणु जल के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे ब्लड में घुल जाती है, उसके बाद 6 अणु जल के होते हैं, तथा हमें 38 एटीपी ऊर्जा का संचरण हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, आइए इतना समझ में। ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है। अब इसका जब दहन हुआ था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटा था, तो 6 अणु तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बन गए, 6 अणु जल के बन गए, और हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिल गई। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीशोषण। अब आ जाते हैं अनऑक्सीशोषण पे। इसमें कोई लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाता है। आई बात समझ में? एक बार देख लेते हैं कि ऑक्सीशोषण होता क्या है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है या पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, तो इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। और इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का संचरण होता है, तथा सह उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं बचता है। ये हो गया ऑक्सीशोषण। ठीक है, ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल, और ये हमारे उत्पाद जो हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अनऑक्सीशोषण होता क्या है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का दहन होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन किया जाता है, तब अनऑक्सीशोषण होता है। और इसमें केवल ग्लूकोज का भी पूर्ण दहन नहीं होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, सिर्फ हमें 2 या 4 एटीपी ऊर्जा का उत्पाद मिलता है। बाकी इसमें सह उत्पाद बचता है लैक्टिक अम्ल, जो हमारे शरीर की सफेद मांसपेशियों में मिलता है, तथा हमारे शरीर में थकान का कारण बनता है। ठीक है, अब दूसरा है अनऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन किया जाता है। इसमें
जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन किया जाता है, ग्लूकोज का अपूर्ण दहन या ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है तब अनऑक्सीकरण होता है, अनऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें हमें ऊर्जा के रूप में केवल 2 से 4 एटीपी ही उत्पाद मिलता है, इनमें केवल 2 से 4 एटीपी का ही निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। और जब अनऑक्सीकरण होता है तो जंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनता है, और जंतुओं में लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर में थकान का कारण होता है, और पादपों में इथाइल अल्कोहल बनता है। पादपों में इथाइल अल्कोहल बनता है। अब ये जो लैक्टिक अम्ल होता है ये हमारे शरीर में जंतुओं में थकान का कारण होता है। जब हमारे शरीर में अनऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है या ग्लूकोज टूटता है तो वो लैक्टिक अम्ल में बदलता है और हमारे शरीर की सफेद मांसपेशियों में जाके मिलता है और हमारे शरीर में वो थकान का कारण बनता है। और पौधों में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का दहन होता है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो उनमें इथाइल अल्कोहल बनता है और वो इथाइल अल्कोहल पौधों में थकान का कारण होता है। तो ये इथाइल अल्कोहल होता है, ये पौधों में थकान का कारण होता है। और जंतुओं में थकान का कारण लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा गैसों का परिवहन कैसे होता है, ठीक है। हम जो श्वास लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसका परिवहन फेफड़ों से पूरे शरीर में यानी कि ब्लड में और शरीर के अनेक अंगों के हिस्सों में कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र में गैसों का परिवहन कैसा होता है। हम देख लेते हैं कि गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन कैसे होता है। तो पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन। पहली गैस हो गई ऑक्सीजन, जिसको हम लेते हैं और वही ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। अब शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। तथा यह ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 98% ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा शरीर के अन्य अंगों में ले जाने का कार्य करता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक ड्राइवर का काम करता है जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। ये लगभग 98% ऑक्सीजन का 98% ऑक्सीजन इसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। हमारे शरीर में यदि ऑक्सीजन पूरे पूरे शरीर में या पूरी ब्लड की कोशिकाओं में या पूरी ब्लड वेसल्स में जा रही है तो वो सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है उनके शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर रूप में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होता है, शरीर के अनेक अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन कैसे परिवहन करता है ये देख लेते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो ये HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और इसमें हीमोग्लोबिन के 8 अणु होते हैं तथा ऑक्सीजन के 4 अणु होते हैं। और 4 अणु ऑक्सीजन के होते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? कि हमारे शरीर में जो गैसों का परिवहन जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु का एक साथ परिवहन करता है, यानी कि जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के 4 अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन की क्रियाशीलता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना से 200 गुना अधिक होती है, ठीक है।
अब हमारा जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, तथा इसका जो बंध होता है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का, वो एक अस्थायी बंध होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो ऑक्सीजन के 4 अणु को ले जाएगा। जैसे कि हमारे हाथ के इस हिस्से से इस हिस्से तक जाना है ऑक्सीजन को, तो हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। और यहाँ पे मेरी उंगलियों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, अभी मैं लिख रही हूँ तो मेरी उंगलियों में ऊर्जा और ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, तो हीमोग्लोबिन यहाँ से लेकर मेरी उंगलियों तक लेकर आएगा और ऑक्सीजन को छोड़कर वापिस चला जाएगा। लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, यानी कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है, तो वो एक स्थायी बंध का निर्माण कर लेता है, वो एक परमानेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर परमानेंट बॉन्ड न होकर अस्थायी बंध का निर्माण करता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो एक अस्थायी बंध का निर्माण करता है, और ऐसा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन अच्छा करता है जिसके पास अस्थायी बंध होता है। और जो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करती है, जिसके कारण हमें उल्टी, जी घबराना, मितली होना आदि समस्याएं होती है। जैसे कि कोई बस में जाते हैं या कोई मार्केट में जाते हैं, ऐसी ट्रैफिक वाली जगह पे, जिनको ये आम समस्या हो जाती है, बस वालों को, कोई बस में या कार में बैठता है तो उसकी जो छत होती है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है, तथा वे परमानेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की क्रियाशीलता होती है, हीमोग्लोबिन की क्रियाशीलता ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन तो करता है, लेकिन उसके साथ स्थायी बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड की ओर 200 गुना अधिक होती है। यानी कि हीमोग्लोबिन का प्रेम संबंध कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक है। अगर ये एक बार गले मिल जाते हैं तो दोबारा छूटने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, इनका इतना घनिष्ठ प्रेम संबंध होता है, किनका? हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में हानिकारक होता है, तथा ये स्थायी बंध का भी निर्माण कर लेती है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो हीमोग्लोबिन को ऐसे पकड़ के रख लेती है कि फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। ये हीमोग्लोबिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है यहाँ पे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाती है तो। तथा ये एक स्थायी बंध भी होता है, स्थायी बंध का निर्माण करती है। ठीक है, और ऐसा हीमोग्लोबिन हम ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा,
जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो वो ऑक्सीजन के पास जाने नहीं देती है हीमोग्लोबिन को, क्योंकि वो ऑक्सीजन को अपना दुश्मन समझती है या फिर अपनी सौतन समझती है। ठीक है, और ऐसा हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता। किसी के शरीर में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड चली गई और वो हीमोग्लोबिन से मिल गई तो फिर उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, ऐसा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति मार्केट में गया और वहां खूब सारा ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक में जितने भी वाहन थे, वाहनों के धुओं से जो गैस निकली हुई थी वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड थी। और जो बस में ट्रेवल करते हैं, जो बस में यात्रा करते हैं, उसकी छत भी छोटी होती है, या फिर कुछ घरों की छत छोटी होती है जिसमें सफोकेशन होता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होती है। जब वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में घुल जाती है, हमारे ब्लड में घुलती है और हीमोग्लोबिन से उसकी क्रिया होती है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, जिसके लक्षण होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इस यहाँ पे लिख लेना, ये शरीर के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, अब इसके लक्षण देख लेना। उल्टी का आना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, क्योंकि शरीर में जब ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो चिड़चिड़ापन आना एक आम बात है। सिर दर्द, ठीक है, सिर दर्द का मेन कारण भी होता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमें सिर दर्द होता है। और जो डिस्प्रिन टेबलेट होती है सिर दर्द की, वो भी हमारे सिर में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है वो जो ब्लॉक हो गई उनको खोल देती है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से हमारे ब्रेन में पहुंच सके। ठीक है, ये हो गई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यदि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो एनीमिया की बीमारी भी होती है। ठीक है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है इतना समझ में? कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसा होता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन प्रोटीन करता है और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन हमारे शरीर में लगभग 98% ऑक्सीजन का परिवहन करता है तथा यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन की जो क्रियाशीलता होती है, सॉरी, जब हमारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तथा अस्थायी बंध बनाता है। वो परमानेंट बंध नहीं होता है, वो एक टेम्परेरी बंध होता है तब तक जब तक कि ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पहुंची जाए। ठीक है, जैसे कि हम किसी ऑटो में बैठे और ऑटो का ड्राइवर का काम है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वो उसका संबंध हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, वैसा ही हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है ताकि हमारे शरीर में हमें ऊर्जा मिल सके। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन की जो क्रियाशीलता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की ओर अधिक होती है, लगभग 200 गुना अधिक होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है और ऐसा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाती है
तो वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है, ऐसा हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है हमारे शरीर में, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हमें एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इसके लक्षण होते हैं उल्टी आना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और सिर दर्द रहना, और थोड़ा सा काम करने पर थकान हो जाना। ठीक है, इसलिए जो सिनेमा हॉल की जो छतें होती है उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड न जा सके और हमारे शरीर में कोई नुकसान न पहुंच सके, क्योंकि सिनेमा हॉल में जनसंख्या की अधिकता ज्यादा होती है। सिनेमा हॉल, जो भी सेमिनार हॉल होते हैं जहाँ पे सेमिनार हुआ करते हैं, जैसे कि संसद भवन की छत, सेमिनार हॉल, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, उनकी जो छतें होती है वो काफी ऊंचाई तक होती है, ताकि जनसंख्या कितनी भी आ जाए तो सफोकेशन ना हो और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में न जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, जो जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में रहती है और जो आबादी मैदानी क्षेत्र में रहती है, तो मैदानी क्षेत्र में जो रहने वाले लोगों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले तथा जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की तो कमी होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जिनके भी शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, तो वो ऊंचाई पर चला जाए या फिर कहीं ऐसे मंदिर पर जाए जो बहुत ऊंचाई पर बने हुए हैं, ताकि उनके शरीर में जितनी भी हीमोग्लोबिन की कमी आई है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पर्वत और यहाँ पे लिख लेना मैदान। अब पर्वतों में कम होती है हीमोग्लोबिन, सॉरी, पर्वतों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है और मैदान में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब जैसे ही किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके जो माता पिता होते हैं वो डॉक्टर को न दिखाते हुए किसी तांत्रिक या किसी बाबा के पास ले जाते हैं और वो बोलते हैं कि माता जी का बुलावा आया है, इसे वैष्णो देवी लेके जाओ, एक बार सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से ये चिड़चिड़ा हो रहा है। और जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने में हमारे शरीर में ऑक्सीजन की तो कमी होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है, तो उसका जो शरीर है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर हमारे जो हिंदू पौराणिक ग्रंथ है उनमें मंदिरों की ऊंचाई या फिर मंदिर जो ऊंचाई पर बनाए गए हैं, उनका मेन कारण यही होता है कि यदि कोई ऊंचाई पर जाता है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अचानक या फिर अपने आप ही बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऊंचाई पर चढ़ने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। एक साइड में लिख लेना।
अब जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, एक सामान्य पुरुष होता है, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा एक सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए पर डेसीलीटर में, ठीक है, 12 से 16 ग्राम। और एक सामान्य महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा, सॉरी, इसमें 13 से 16 होनी चाहिए और महिला में 12 से 15 होनी चाहिए। और एक सामान्य महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम पर डेसिमल होना चाहिए, पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। आया इतना समझ में? अगर इससे कम हो जाती है किसी महिला में या किसी पुरुष में 12 से 12 ग्राम से भी कम यदि हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसमें उसमें एनीमिया की बीमारी होती है, ठीक है। और एनीमिया की जो बीमारी होती है वो मेन 3 कारणों से होती है। या तो उसके शरीर में आयरन की कमी होगी तो एनीमिया की बीमारी होगी, क्योंकि आयरन जब हमारे शरीर में नहीं होता है तो भी हमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। जब विटामिन B12 नहीं होता है हमारे शरीर में तब भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, और फोलिक एसिड नहीं होता है तब भी नहीं बन पाता है, ठीक है। आया इतना समझ में? अब इसकी कमी से होने वाली बीमारी, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारी होती है एनीमिया। ये हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारी होती है एनीमिया। ये कब होती है? जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से भी कम हो जाती है किसी महिला या किसी पुरुष में। पुरुष में तो नहीं होती है अधिकतर, लेकिन महिलाओं में होती है, क्योंकि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में लगभग 250 से 300 ml ब्लड बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में उनके पूरे शरीर में 5.5 लीटर खून होता है और पुरुष के शरीर में 6 लीटर खून होता है। और पर मंथ उनके बॉडी से 250 से 300 ml ब्लड फ्लो होता ही रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, ठीक है। तो जब 12 ग्राम से कम हो जाता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, तब हमारे शरीर में एनीमिया की बीमारी होती है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में कि पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, अर्थात मैदान में कम होती है और पर्वत क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे एनीमिया कहते हैं। अब जो एनीमिया होता है वो भी 3 कारणों से होता है। इसका पहला कारण होता है कि जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, आयरन की कमी। फिर दूसरा कारण, जब हमारे शरीर में B12 की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है, तब भी हमें एनीमिया होता है, क्योंकि जब आयरन नहीं रहेगा हमारे शरीर में तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, विटामिन B12 नहीं रहेगा तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और तीसरा, फोलिक एसिड, अगर ये भी नहीं रहेगा तो भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। और अधिकतर ये जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो सिम्टम्स होते हैं
एनीमिया के वो महिलाओं में ही पाए जाते हैं, जैसे कि हल्का सिर दर्द होना, हाथ पैरों में जलन और हल्का बुखार रहना। ठीक है, वो इन्हीं की कमी से होता है कि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो ये बीमारी होती है एनीमिया की। थोड़ा सा काम करने के बाद थकान होना। अब जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा ले, क्योंकि हीमोग्लोबिन कि जिनमें भी कमी होती है उनके लक्षण होते हैं कि वो ज्यादा, या तो उन्हें ज्यादा नींद आएगी या फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उनके शरीर में थकान हो जाएगी। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन से संबंधित बीमारी हो गई एनीमिया। कितना हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। लगभग हमारे भारत में 90% महिलाओं को एनीमिया से ग्रसित है, क्योंकि उनमें आयरन की कमी अधिकतर पाई मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ये तो देख लिया कि हमने कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। अब दूसरा देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है और कैसे ये फिर ये बाहर निकलती है फेफड़ों से। अब दूसरा देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। इसका परिवहन हमारे शरीर में 3 प्रकार से होता है। ठीक है, इसका परिवहन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पहला है बाइकार्बोनेट के रूप में। ये लगभग 70% कार्बो का सॉरी 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट होता है वो लगभग 70% CO2 का परिवहन करता है हमारे पूरे शरीर में। यानी कि हमारे शरीर में जहां भी CO2 की आवश्यकता होती है वहां पहुंचाने का काम करता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर दूसरा हो गया हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन की सहायता से भी ऑक्सीजन जैसे कि CO2 का भी परिवहन होता है। इसकी सहायता से लगभग 23% ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन से 23% CO2 का परिवहन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का तो 98% होता है, CO2 का परिवहन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की सहायता से। अब तीसरा रक्त में घुलकर। रक्त में घुलकर लगभग जो 7% ऑक्सीजन होती है, सॉरी ऑक्सीजन का नाम याद आ रहा है, लगभग जो 7% CO2 होती है वो हमारे ब्लड में घुलकर फेफड़ों तक जाती है और फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है और यह अस्थायी बंध का निर्माण करता है। जब इस हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, तथा ऐसा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता है और जब ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में मिल जाती है तो हमें एनीमिया की बीमारी होती है। ठीक है, ये हो गया था इतना। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तीन तीन प्रकार से होता है। पहला बाइकार्बोनेट के रूप में,
ये बाइकार्बोनेट के रूप में हमारे शरीर में जितनी भी CO2 होती है वो फेफड़ों तक जाती है और बाहर निकल जाती है। फिर जो 23% हीमोग्लोबिन बची हुई रहती है वो हीमोग्लोबिन फेफड़ों तक लेके आता है और बाहर निकालता है फेफड़ों से, ठीक है। फिर रक्त में घुलकर जो 7% CO2 होती है वो हमारे ब्लड में मिल जाती है और ब्लड के माध्यम से फेफड़ों तक आती है और फेफड़े से फिर वो भी बाहर निकल जाती है। इस तरह हमारे शरीर में CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ठीक है। आया इतना समझ में? कल हम इसके बारे में देखेंगे कि श्वसनीय गुणांक क्या होता है, ज्वारीय आयतन क्या होता है श्वसन तंत्र में, और गैसों का विनिमय कैसे होता है। आज हमने परिवहन देख लिया। फिर अंत श्वसन बाह्य श्वसन कैसे होता है और कौन कौन सी गैसें मिली हुई होती है, और फिर श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, श्वसन तंत्र के प्रकार, कि ऑक्सीश्वसन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का दहन या ऑक्सीकरण होना और हमें ऊर्जा मिलना, ठीक है। ये ऑक्सीश्वसन हो गया और इसमें सह उत्पाद के रूप में कुछ भी नहीं बचता है क्योंकि ग्लूकोज का पूर्ण दहन हो जाता है। फिर उसके बाद अनऑक्सीश्वसन पे आए थे। अनऑक्सीश्वसन कैसे होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण दहन होता है तथा 2 से 4 एटीपी तो हमें ऊर्जा मिल जाती है, बाकी जो सह उत्पाद बनता है वो लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर में सफेद मसल्स में जाके मिलता है और हमारे शरीर में थकान का कारण बनता है, ठीक है। अब उसके बाद पौधों में जब अनऑक्सीश्वसन होता है तो उनमें इथाइल एल्कोहल बनता है जो पौधों में थकावट का कारण होता है। फिर ऑक्सीजन का परिवहन देखा था कि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से एक और गैस मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से मिलती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और ऐसा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसकी वजह से हमें एनीमिया की बीमारी होती है। और हीमोग्लोबिन की जो क्रियाशीलता होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के पक्ष में लगभग 200 गुना अधिक होती है, ठीक है। फिर इसके बाद CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% CO2 का परिवहन हो जाता है, वो हमारे शरीर में परिवहन करके बाहर निकल जाती है फेफड़ों से। उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन की सहायता से 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। फिर लगभग 7% CO2 हमारे ब्लड में घुलकर परिवहन कर लेती है, ठीक है। आया इतना समझ में? बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। आशा करती हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा। धन्यवाद।